हाउ टू पास सीएसएस एग्ज़ाम जो है, ये कोई भी कैंडिडेट जो सीएसएस की तैयारी का ख्वाहिशमंद है और डिटरमिन्ड है, उसके जहन में ये आता है सवाल। और कुछ लोग ये सवाल जो है सोचे समझे बगैर भी छलांग लगा देते हैं दरिया में, और कुछ पार भी लग जाती हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ये चीज़ों का आइडिया हो कि क्या इसके अंदर है और कैसे आपने इसको तैयार करना है, क्या इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो होपफुली कुछ लोगों को अंदाज़ा होगा भी कि सीएसएस एग्ज़ाम जो है ये क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता, उनके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको ब्रीफली बयान कर रहे हैं कि सीएसएस एग्ज़ाम जो है, इससे पहले कि ये देखा जाए कि इसे पास क्या करना है, यही देख लिया जाए कि ये है क्या। ठीक है जी। तो सीएसएस एग्ज़ाम जो है ना, ये पाकिस्तान की जो प्रीमियर सिविल सर्विसेज हैं 12, उनमें रिक्रूटमेंट के लिए एक इम्तिहान है जिसको एफपीएससी हर साल कंडक्ट करती है। वो 12 ग्रुप जो है, उनमें से कुछ बड़े आम हैं, आप सब नहीं सुने होंगे, जिनमें डीएमजी है, पुलिस है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, और टैक्स की सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज जिन्हें कहते हैं। ये एक हमने लिस्टिंग भी इसकी दी हुई है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, जैसा कि ये पाकिस्तान की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो ट्रेड है और कॉमर्स की एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रमोट करती है, उनको इन्हांस करने के लिए काम करती है। बहुत अच्छी सर्विस है इसके, लोग पाकिस्तान में भी काम करते हैं, बाहर बाहर की दुनिया में भी काम करते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकली हमने लिस्ट जो है ना ये लिखी हुई है। इसी तरह फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, इसका काम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस में दूसरे कंट्रीज के साथ। ठीक है। इंफॉर्मेशन ग्रुप, अभी रिसेंटली आपने देखा है कि जो ये डॉन लीग्स के सिलसिले में राव तहसीन साहब जो हैं, उनको सस्पेंड किया गया और उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज भी किया गया। वो इसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। वो प्रेस एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के। तो इनका काम जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के स्पोक्समैन का है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज में ये पीआरओज का काम करते हैं, रिलेशन ऑफिसर्स का काम करते हैं या उनकी तर्जमानी करते हैं। इसी तरह इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है, जिससे मेरा ताल्लुक है। इसका काम मुल्क में टैक्स इकट्ठे करना है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स। और इसी तरह नीचे एक ग्रुप दिया हुआ है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप। इसका काम जो है मिलिट्री से रिलेटेड जो लैंड है और कंटोनमेंट एरिया में जो सिविक फंक्शंस हैं, जो एक कॉरपोरेशन आम एरिया में अदा करती है, वो इसका काम है परफॉर्म करना। इसी तरह ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप ओएमजी जिसे कहते हैं, ये फेडरल सेक्रेटेरिएट की सर्विस है, जो पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में वाक़ है या मुल्क भर में जो उनके दफातर हैं, उनके निज़ामात को चलाना और मुख्तलिफ डिवीजन्स और मिनिस्ट्रीज की और सेक्रेटरीज की हेल्प करना के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। राइट साइड पे हम आ जाते हैं तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये बहुत पॉपुलर है। डीएमजी से पहले कहा जाता था, लेकिन पिछली पीपल्स पार्टी के टेन्योर में इसका नाम चेंज कर दिया था। ये डिस्ट्रिक्ट्स में सर्विस करते हैं इनिशियली, उसके बाद ये प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट में भी सर्विस इनकी होती है। एग्जीक्यूटिव सर्विस है, ये बहुत अच्छी सर्विस है। इसके बाद ये पाकिस्तान लेवल पे जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं या उनमें और जिम्मेदार पोजीशंस पे काम करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप है, इसे पास भी कहते हैं, पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस। इसका काम जो है पूरे गवर्नमेंट जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अकाउंट्स को मैनेज करना है। अखराजात जितने भी हो रहे हैं वो सारे उनकी स्क्रूटनी भी करनी होती है, इन्होंने ऑडिट भी करना होता है। इनका जो हेड होता है उसे एजी भी कहते हैं, एजी पाकिस्तान, एजीपी पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि सीट आजकल खाली पड़ी हुई है। और इसके अलावा पाकिस्तान कस्टम्स बहुत पुरानी सर्विस है, ब्रिटिश दौर की सर्विस है। मुल्क से बाहर से जो चीज़ें अंदर आ रही हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल आ रही हैं, उन पे टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है, ड्यूटी डिडक्ट हो रही है, ये चीज़ें इनका देखना काम है। मुल्क के अंदर एंटी स्मगलिंग के लिए काम करना है। ठीक है। पाकिस्तान रेलवे एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। पाकिस्तान रेलवे का काम रेलवे को चलाना है, रेलवे के कमर्शियल अफेयर्स और रेलवे के ऑपरेशंस को चलाना है। ये बड़ी शॉर्ट सी सर्विस है, यानी कि इसके ज़्यादा लोग नहीं है, 100+ कुछ लोग इसमें होते हैं, और ये पाकिस्तान रेलवे को चलाती है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पुलिसिंग जो कंट्री में हो रही है उसको मैनेज करना इस सर्विस का काम है। ठीक है। इसी तरह पोस्टल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, ये पुरानी सर्विस है, पोस्टल सर्विस ऑफ पाकिस्तान।
जिसका काम हमारे पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा था, ब्रिटिश दौर में ये इस्टेब्लिश हुई थी, और अब ये काफ़ी हद तक इसका जो ना डाइल्यूट हो गया, काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी आ गया इसके कंपटीशन में, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। ये 12 सर्विस हैं प्रीमियर सर्विसेज। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उन ऑटोनमस बॉडीज़ में अलग प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का, लेकिन ये जो 12 सर्विसेज हैं इनमें रिक्रूटमेंट के लिए CSS का इम्तिहान हर साल कंडक्ट किया जाता है। ठीक है ना जी? जी, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बताऊंगा मैं कि CSS का एग्जाम कब कंडक्ट होता है और कौन इसे दे सकता है, कौन इस एग्जाम में हिस्सा ले सकता है, और इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह पे हम बात करेंगे। CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एब्रीविएशन है और इसे एक पाकिस्तान का विफाकी अदारा जिसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है वो इसको कंडक्ट करवाता है। अमूमी तौर पे ये एग्ज़ाम फरवरी के मिड में शुरू होता है और विद इन अ फोर्टनाइट और विद इन अमूमी तौर पे 7 से 10 दिनों में आपके जो सारे पेपर्स हैं, जो 12 पेपर होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। FPSC ही इसके लिए पूरे मुल्क में तकरीबन कोई 12 सेंटर्स हैं, 12 सिटीज़ हैं जहाँ पे मुख्तलिफ सेंटर्स बनाता है। जैसे लाहौर में बहुत ज़्यादा इसका जो बल्क होती है पॉपुलेशन की वो लाहौर से पंजाब में अपीयर होती है। इसके अलावा भी कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, डिफरेंट सिटीज़ में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स बनते हैं और ये FPSC ही एग्जामिनेशन सेंटर्स को मॉनिटर करते हुए ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये ट्रांसपेरेंसी के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। हर साल जो वैकेंसीज हैं ये डिपेंड करता है कि उस साल फेडरल गवर्नमेंट को कितने ऑफिसर्स की किन किन कैडर्स में ज़रूरत है। अमूमी तौर पे जो उस साल के आखिर में जब आपका रिटर्न रिजल्ट आ जाता है और इंटरव्यूज के बाद फेडरल गवर्नमेंट FPSC को अपनी रिकमेंडेशंस अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी भेजती हैं कि जितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, तो अकॉर्डिंगली जब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपके इंटरव्यूज कंडक्ट कर लेता है उसके बाद एक मेरिट बनाया जाता है और उस मेरिट पे प्रोविंशियल कोटास के हिसाब से उन वैकेंसीज को फिल किया जाता है और उसके नतीजे में वो सारे ऑफिसर जो इस एग्जाम को पहले रिटन पार्ट को फिर साइकोलॉजिकल और इसके इंटरव्यू पार्ट को क्लियर करते हैं, जो ओवरऑल 1500 मार्क्स का एग्जाम है। इसको क्लियर करने के बाद वो लोग लाहौर में सिविल सर्विसेज एकेडमी को अपनी कॉमन ट्रेनिंग और बाद में अपने जो भी उन्हें ग्रुप एलोकेट होता है उसके लिए स्पेशल सर्विस जो स्पेशल ट्रेनिंग है उसके लिए अपनी एकेडमीज को ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। जी, इस एग्ज़ाम की कुछ स्टेजेस हैं, जिन लोगों की वाकफियत नहीं है उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे पहली स्टेज रिटन पोर्शन है, सबसे अहम स्टेज है रिटन पोर्शन की, सबसे मुश्किल स्टेज है रिटन पोर्शन जो है CSS एग्ज़ाम की। और जैसा कि पहले आपको फराज साहब ने बताया है कि ये फरवरी में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, रिटन पोर्शन के साल में एक दफ़ा कंडक्ट होते हैं। तो इसका रिज़ल्ट अमूमन जो है 6 से 8 महीने के बाद आ जाता है और इसके बाद जो रिटन पोर्शन को क्वालिफाई करते हैं उनमें से जो ना लोगों को बुलाया जाता है साइकोलॉजिकल एग्जाम के लिए। ये 2 डेज एग्जाम होता है साइकोलॉजिकल, एक पोर्शन रिटन होता है, एक पोर्शन वर्बल होता है और ये ISSB के तर्ज का ही साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है। इसमें वो आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटीज को देखते हैं कि आप बीइंग अ सिविल सर्वेंट कैसा परफॉर्म करेंगे। आप रिटर्न में तो बहुत अच्छे हैं, क्या कोई सीरियस फ्लॉ तो नहीं है आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है। इसके बाद इस स्टेज के बाद आप इंटरव्यू की स्टेज पे चले जाते हैं। इंटरव्यू FPSC का पैनल कंडक्ट करता है, इसमें 3 से 4 लोग होते हैं आमतौर पे। चेयरमैन FPSC इसको हेड कर रहा होता है और सीनियर लेवल के इसमें जो है ना लोग बैठे होते हैं जो आपकी एबिलिटीज को असेस करते हैं और देखते हैं कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे वंस यू पास दिस, ठीक है। इसके बाद जो है मेडिकल होता है, जो लोग इसको कर, ये सारे प्रोसेसेस जो है ना रिटर्न के बाद साइमल्टेनियसली शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल होता है, इंटरव्यू हो रहा होता है, सम टाइम मेडिकल थोड़ा पहले हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके रिटर्न के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, साइकोलॉजिकल एग्जाम के मार्क्स नहीं होते, वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट सिर्फ इंटरव्यू जो है उसको हेल्प आउट करती है कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है और वो खुद भी उसको जज करता है
और मेडिकल भी जो है इसके भी कोई मार्क्स नहीं होते, ये भी सिर्फ देखता है कि सीरियस फिटनेस का कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू के मार्क्स और रिटन पोर्शन के मार्क्स को मिला के फिर आपका एग्रीगेट बनाया जाता है और देखा जाता है कि आप मेरिट में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं सीटों के अगेंस्ट, ठीक है। फाइनल एलोकेशन हो जाती है। इस साल की जो एलोकेशन है 2016 में जो एग्जाम्स हुए उनकी एलोकेशन अभी शायद कल परसों तक मुतवक्को है, फाइनल एलोकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वो वैकेंसीज हर साल वेरी करती हैं, किसी साल 250 आ जाती हैं, किसी साल 300 आ जाती हैं, इसी तरह अकॉर्डिंगली जो है ना वो एलोकेशन भी हो जाती है स्टूडेंट जो पास होते हैं। जी, तो सबसे पहले हम इसके रिटन एग्जाम के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। जो रिटन एग्जाम है ये टोटल कितने मार्क्स का है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो किस तरह है। इसके दो मेन ब्रॉड हेड्स हैं जी। जो पहले नंबर पे है इसके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जो 600 मार्क्स के हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट से मुराद ये है कि वो सब्जेक्ट्स जिनमें हर स्टूडेंट को अपीयर होना ही होना है। इन सब्जेक्ट्स में वो हम आगे बात करेंगे। 6 सब्जेक्ट्स हैं, 100 ईच का हर सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट्स को चाहे वो स्टूडेंट किसी भी उससे है, एरिया से है, किसी भी बैकग्राउंड से है, उसका कोई भी जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन उन्हें इन उन सब स्टूडेंट्स को इन 600 के जो हैं पेपर्स, 6 पेपर्स, इनमें अपीयर होना पड़ता है। जो दूसरी कैटेगरी है 1200 नंबर पूरा करने के लिए, जो दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का 600 मार्क्स हैं, इनके अंदर, इन पे भी हम आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इनके अंदर आपके पास ये चॉइस होती है कि आप अपने एप्टीट्यूड, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपने इंटरेस्ट्स के मुताबिक अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें चूज कर लें। अगरचे उसमें फिर भी हम कुछ कैलकुलेशंस इस हिसाब से करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना आसान है, कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा स्कोरिंग है, कौन से सब्जेक्ट्स का ट्रेंड है, तो वो बातें हम बिल्कुल ड्यूरिंग लेक्चर्स उन पे करेंगे। कंपल्सरी की मैं आपको डिटेल बता दूं कि ये 600 मार्क्स पूरे कैसे होते हैं। तो पहले नंबर पे तो जो इंग्लिश एसे का एक 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये कंसीडर किया जाता है कि ये मुश्किल पेपरों में से एक पेपर है, और अगर आप इंग्लिश एसे और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पे आपकी इंग्लिश पे ग्रिप अच्छी है तो सीएसएस करना आपके लिए रिलेटिवली आसान हो जाता है। इंग्लिश एसे एक पेपर होता है जिसमें 8 या 10 टॉपिक दिए होते हैं और उनमें से एक टॉपिक पे आपने एक कॉम्प्रीहेंसिव एसे लिखना होता है। वो एसे कैसे लिखना है, उस एसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उस एसे की लेंथ क्या होनी चाहिए, इस पे हम अपने एसे के लेक्चर्स में डिटेल से बात करेंगे और इंशाल्लाह आप के लिए ये बिल्कुल आसान बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आपके लिए कम से कम और कोई सब्जेक्ट जो आसान है उनकी तैयारी तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन ये जो मुश्किल 3 सब्जेक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं इनके बारे में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी जा सके और आपको एक डायरेक्शन दी जा सके कि इन सब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए आपने एक्चुअली क्या करना है। इसी तरह इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, कंपोजिशन एंड कॉम्प्रीहेंशन का पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का है। इसकी भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, पेसी है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, मतलब इसमें क्रिएटिव राइटिंग इन्वॉल्व है और उसके साथ कुछ थोड़ी सी क्रैमिंग इन्वॉल्व है, इंग्लिश की या आपकी ग्रामर की समझ इन्वॉल्व है। हम इस पे बहुत डिटेल से इसके 100 मार्क्स को कवर करने के लिए अपने लेक्चर्स में आपको गाइड करेंगे। तीसरा जो पेपर है इसे एवरीडे साइंस भी कहते हैं, अमूमी तौर पे जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी कहते हैं। इस पेपर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक इसका थोड़ा सा जनरल साइंस और जनरल एबिलिटी से रिलेटेड पोर्शन है जो अराउंड 30 मार्क्स का है और उसमें आपकी बेसिक मैथमेटिक्स और इस बेसिक एल्जेब्रा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने अपने मैट्रिक में या ओ लेवल्स में पढ़े हैं उन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। इसके अलावा जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, जिन्हें हम अमूमी तौर पे जनरल साइंस कहते हैं, उन चीज़ों का ये 100 मार्क्स का पेपर है जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है इसका और कुछ सब्जेक्टिव पार्ट होता है। अगला पेपर करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स से मुराद वो हालाते हाजरा हैं आपकी जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, जिन मुल्की और गैर मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात जिन जो आपका मुल्क एक्सपीरियंस कर रहा है या जो वाकयात रोनुमा हो रहे हैं दुनिया में आपके मुल्क में या बैनुल अक़वामी सतह पे, उन वाकयात को अंडरस्टैंड करना,
उनको कॉम्प्रीहेंड करना, उनको एनालाइज करना। इस पेपर का मकसद आपकी उन चीजों पे ग्रिप को कैलकुलेट करना है कि आप इन मामलात को किस तरह कितनी अच्छी तरह समझते हैं। इसके लिए आप अगर अखबारात से इन टच हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसी तरह कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है तो करंट अफेयर उनसे रेलिवेंट हो जाता है। तो इसके सिलसिले में भी हम आपको डिटेल से इसका जो है पेपर पैटर्न और इसकी तैयारी का तरीका वो बताएंगे। अगला पेपर पाकिस्तान अफेयर्स का है, जो हमने मैट्रिक तक तो अमूमी तौर पे पढ़ा होता है, जिसे हम पाकिस्तान स्टडीज कहते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसे पाकिस्तान अफेयर्स कहा जाता है। पाकिस्तान अफेयर्स में न सिर्फ पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात, पाकिस्तान की हिस्ट्री 1857 से ऑनवर्ड्स, इसके पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इशू है जिनकी बेरिंग पाकिस्तान पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इम्पैक्ट है उन इश्यूज का, उन चीजों को परखा जाता है और उन चीजों के बारे में सवालात आते हैं। फॉर एग्जांपल सवाल ये हो सकता है, या ये पाकिस्तान अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो सकता है कि मिलिट्री का पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या रोल रहा है, पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे करप्शन के इल्जाम लगते हैं, बिल्कुल जिस तरह आजकल हमारे हालात हाजरा चल रहे हैं। तो थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड और प्रॉपर तैयारी के साथ आप इस पेपर को बड़ी अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है ये करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स भी, क्योंकि इनके ट्रेंड्स अब चेंज हो रहे हैं। उस तरह वो पाक कायदे आजम के 14 नुकात और नेहरू की रिपोर्ट, उन चीजों से बात जो है वो थोड़ी सी हालात हाजरा की तरफ और एनालिटिकल माइंड के साथ उस पेपर को हल करने की अप्रोच जो है वो शिफ्ट ये देखने में आ रहा है। अगला पेपर जो है वो इस्लामियात का है। इस्लामियात के लिए बाकायदा एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है और वो आपने उसको देखना है। ऑब्जेक्टिव भी होता है इसमें और सब्जेक्टिव होता है। तो ये इस्लामियात, ये थोड़ा सा जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे आप इस्लामियात पढ़ते हैं उससे ये थोड़ा सा एक दो किताबें आप जरा इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो बेसिक नमाज, रोज़ा, ज़कात, इस्लाम में हज की अहमियत, या मुआशरती निज़ाम, मुआशी निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसमें जो उनके ज़ात के डिफरेंट पहलू हैं कि एज मिलिट्री जनरल, एज अ लीडर, एज अ रिलीजियस पर्सन, तो उस तरह जो भी उनकी ज़ात की डिफरेंट डायमेंशंस हैं इनसे मुतल्लिक ये इस्लामियात का पेपर, या इसमें हालात हाजरा के मुताबिक ये इस तरह के टच आ जाते हैं कि खुदकुश बमबार या खुदकुश धमाके इस्लामी दुनिया के लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं, क्या इस्लाम में इनकी गुंजाइश है। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करके उन चीज़ों को अपना माइंड अप्लाई करके उस तरह से ये पेपर सॉल्व करना पड़ता है, और जिसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस, मटेरियल और एक डायरेक्शन दी जाएगी कि आप ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल ना रहे। जैसा कि फराज साहब ने डिटेल से डिवीजन जो है कंपल्सरीज की और ऑप्शंस की आपके सामने बयान की है। इस सारे सिनेरियो में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इसलिए भी मुश्किल हैं कि सबसे ज़्यादा फेलियर का जो रेशो है ना वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में है। लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 92% जो है ना स्टूडेंट्स वो इसमें अंग्रेजी में फेल हुए। 100% के करीब जो तकरीबन अवाम है वो अंग्रेजी की वजह से या कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में मार्क की वजह से जो है ना ये एग्जाम पास नहीं कर पा रही होती। ठीक है, तो इन पे फोकस यूं के सेशन का हमारा इन सब्जेक्ट्स के ऊपर है, इसीलिए इनको डिटेल में बताया गया है। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट में मास्टर किया है या एक सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज हैं, लेकिन आपको वहाँ पे 600 नंबर के 4 या 5 सब्जेक्ट जो है ना आपको वो चूज करना पड़ते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स में आपकी बैकग्राउंड नहीं होती, लेकिन उस पर काम किया जा सकता है। आप चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टैंडर्ड भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता, लेकिन ये कंपल्सरीज का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा खासा जो है ना आपका ट्रेडिशनल जो आज तक आप देखते आए हैं उनसे ज़रा मुश्किल है। अंग्रेजी भी इवन देखें पाकिस्तान अफेयर्स आप मैट्रिक तक या फिर बीए तक जो है ना इतना सीरियस नहीं लेते रहे इसको, लेकिन यहाँ पे ये पेपर भी चैलेंजिंग है, इजी पेपर नहीं है। इसमें ऐसे आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा लें तो उसमें ही आपको काफ़ी सारी मुश्किल चीज़ें मिल जाती हैं। कंपल्सरीज के बाद जो अहम मरहला है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की एक रेंज दी हुई है। कंपल्सरी सब्जेक्ट तो 600 मार्क्स की हैं, 6 आपने, उनमें आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो आपको
हर सूरत में आपने अपीयर होना ही होना है, वो तो आपको उनमें आपके पास छोड़ने की जो है ना गुंजाइश नहीं है। ऑप्शन में आपके पास गुंजाइश है कि आप 600 मार्क्स के अपनी मर्जी के सब्जेक्ट जो है ना वो एक रेंज में से सेलेक्ट कर सकती हैं। 40 के करीब जो है ना वो ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं जिनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और इसमें कुछ सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क्स के हैं, कुछ सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से इजी लगते हैं। इसमें बहरहाल आपने 600 मार्क्स का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपने ऑप्ट करना होता है। इसमें डिफिकल्टी का लेवल जो है वो मास्टर्स लेवल होता है। सीएसएस का जो सिलेबस है उसमें अगरचे ये बताया गया कि ये बैचलर्स लेवल की डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन देखने में यही आया है कि इसके भी जो पेपर होते हैं ऑप्शन सब्जेक्ट के भी, उनमें भी डिफिकल्टी का लेवल जो है वो मास्टर्स का रिक्वायर करते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करना, इसका कॉम्बिनेशन चूज करना, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि कंपल्सरी तो फेल या पास कराते हैं ना, ऑप्शन सब्जेक्ट्स आपको अच्छी एलोकेशन लेके देते हैं, क्योंकि इसमें आपने फेल या पास नहीं होना। ये ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपने जिसको पास करना है। ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें आपने कम्पीट करना है। 20-25 हजार लोग हैं और उनमें से टॉप जो लोग हैं उन्हीं को उन्होंने सेलेक्ट करना है, क्योंकि एग्रीगेट मार्क्स जो है आपके रिटर्न के वो बहुत ज्यादा ऑप्शन की सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। लिहाजा आपको बहुत केयरफुली जो है ना इस वाइड रेंज में से सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन को। किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन ऑप्शंस का बहुत आइडियल नहीं होता। कुछ ना कुछ डिफिकल्टी, कहीं ना कहीं वीकनेस आपकी होती है। और एक थोड़ी सी मिथ ऑप्शंस के बारे में ये भी है कि कोई कहते हैं कि फला जो है ना ऑप्शन सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है तो सारे उसको चूज कर लें। माजी में कभी ब्रिटिश हिस्ट्री का दौर था, कभी साइकोलॉजी को लोग समझते थे, लेकिन जो हकीकत की बात है वो ये है कि जैसे हर इंसान का माइंड डिफरेंट है, इसीलिए हर सब्जेक्ट भी उसके लिए डिफरेंट है। आपको वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जिसकी हवा तो बहुत है कि इसमें मार्क्स बहुत आते हैं और ये स्कोरिंग बहुत है, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो यकीन माने आप उसमें स्कोर नहीं। हमेशा वो सब्जेक्ट चूज करें जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और या दिख रहे हैं आपको थोड़ा पढ़ने में, उन्हीं में आप बेहतर जाके आगे परफॉर्म कर पाएंगे। एक एक हल्का सा आइडिया मैं दे रहा हूँ जो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए। जो प्योर साइंसेज के स्टूडेंट हैं, अगर वो अपने पेरेंट सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। वो 200 मार्क्स का उनका पेरेंट सब्जेक्ट अगर अवेलेबल है तो वो रख सकते हैं। लेकिन जो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, सोशियोलॉजी के हैं, हिस्ट्री के हैं और किसी साइंस के हैं, लॉ के हैं, उनके लिए कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है कि जो इजीएस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप ऑप्शंस का आप ये देखें, इसमें पहला 200 मार्क्स का इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस है। ये दोनों 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से एक आप चूज कर सकते हैं जो आपको इजी लग रहा है। और इसमें इसके बाद इंटरनेशनल लॉ है, ये 100 मार्क्स का पेपर है। आम लॉ की तरह नहीं है, ये जरा इजी है। जिस बंदे की लॉ की बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेता है। इसी तरह हिस्ट्री है, यूएस हिस्ट्री, ये काफ़ी सारी हिस्ट्रीज हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री भी है, यूरोपियन हिस्ट्री भी है, इंडो पाक हिस्ट्री भी है, इस्लामिक हिस्ट्री भी है, लेकिन वो बहुत लेंथी है 100 मार्क्स के पेपर। ये वो हिस्ट्री है जो, एक तो इसका पेपर शॉर्ट है, दूसरा ब्रीफ इसका यानी कि सिलेबस है, दूसरा इसको पढ़ना समझना ज़्यादा आसान है बनस्बत दूसरी हिस्ट्री के। इसके अलावा 100 मार्क्स का एक कॉम्बिनेशन जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस का हो सकता है, पंजाबी, पश्तो, जो है सिंधी, बलोची, जो भी आपको यानी कि लगती है, जो भी आपकी इलाकाई जुबान है, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसमें काम नहीं ज़्यादा करना पड़ता, इजी है। इसके अलावा एक ऑप्शन 600 मार्क्स को पूरा करने के लिए जर्नलिज्म, जनरल स्टडीज या एग्रीकल्चर का भी है। ये तीनों सब्जेक्ट्स रिलेटिवली दूसरे सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे इजी हैं। अब ये कोई आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं मैं बता रहा कि यही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये सोशल साइंसेज के जो स्टूडेंट जिनकी बैकग्राउंड किसी एक सब्जेक्ट की है और उन्हें ज़्यादा सब्जेक्ट्स में महारत हासिल नहीं है, तो मैक्सिमम पॉसिबल अगर कोई वो कॉम्बिनेशन बनाए तो वो यही बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें डिफिकल्ट, सीएसएस के बारे में बड़ा ये हवा मशहूर है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। ये है डिफिकल्ट, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिफिकल्ट हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि वो आप उनको पार ना कर सकें। आप आपके लिए वो बिल्कुल ऐसी है कि इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है इसमें।
मेरे तजर्बे की ये बात है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल एवरेज ग्रेड रखते थे, उनको बड़ी जल्दी अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन में और ऐसे में डेवलप होते हुए देखा है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को सीखा भी और पास भी किया इस एग्जाम को। ये मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है इंग्लिश ऐसे का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। ज़्यादातर लोग इसी में फेल होते हैं। लास्ट ईयर की जो एग्जामिनर्स रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी 92% कैंडिडेट्स जो सीएसएस में फेल हुए हैं वो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यानी कि ऑप्शन में लोग फेल नहीं होते, दूसरे सब्जेक्ट में लोग ज्यादा फेल नहीं होते, अंग्रेजी में सबसे ज्यादा फेल होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई इंग्लिश में मास्टर्स करेंगे तो आप फिर ही पास होंगे। हमने बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है उनको भी फेल होते हुए देखा है। इसमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना वो ये है कि आप अपनी जो थॉट्स हैं, जो आपके ख्यालात हैं, उनको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में जो है ना एक्सप्रेस कर सकते हो। और यही इसमें मेन चैलेंज है, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी। ये डिफिकल्ट चीज़ है। बस इसमें कोई हैवी वोकैबुलरी नहीं चाहिए, कोई इसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सप्रेशंस नहीं चाहिए जैसा कि आम सोचा जाता है, क्योंकि ऑफिस में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो कम्युनिकेट करने के लिए सिंपल लैंग्वेज होती है, उसमें कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं होती, ना ही इसकी रिक्वायरमेंट है। बस हार्ड वर्क है। आप में से अगर कोई डिटरमेंट है, हार्ड वर्क कर सकता है, वो सिंप्लिसिटी भी अटेन कर सकता है, क्लैरिटी भी ला सकता है। बिल्कुल नॉर्मल एवरेज ग्रेड्स के जो स्टूडेंट हैं वो इसको सीख सकते हैं, पास कर सकते हैं। सेकंड डिविजनल, ज़्यादातर सीएसएस पास करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकंड डिविजनल होते हैं और बड़ी इजीली वो पास कर जाते हैं थ्रू आउट भी जिनकी सेकंड डिवीजन, क्योंकि ये टाइम पीरियड है, उसमें अगर आप चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं और अच्छे सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, यकीनन आप पास हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँ कि अक्सर लोग इस बात से डर जाते हैं कि इसकी प्रेपरेशन जो है वो उसके लिए हमें कोई 3 साल चाहिए, 4 साल चाहिए, या पता नहीं, ये कोई अनएंडिंग काम है कि ये प्रेपरेशन हो ही नहीं सकती। तो इसमें देखें, कोई ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैं आपको कहूँ ये प्रेपरेशन 3 महीने में हो जाएगी या प्रेपरेशन 3 साल में हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है, एक रिक्वायर्ड काम है। और हमें हमारे टीचर्स ये बताते होते थे एक ज़माने में कि अगर आप समझते हैं कि आपने उस सारे सिलेबस को पढ़ के 70% तक आप तैयारी कर चुके हैं तो गो फॉर इट। तो क्योंकि हम यही हमेशा इमेजिन करते थे कि पता नहीं 100% तैयारी हो या परफेक्शन आ जाए, तो वो परफेक्शन यकीन रखें कि जिस दिन अगले दिन आपका एग्जाम होगा ना, उससे एक दिन पहले भी नहीं आएगी, क्योंकि उस दिन भी नई खबरें आ जाएंगी, नया अखबार आ जाएगा, बहुत सारी नए वाकयात हो जाएंगे। तो जिनका ऑब्वियसली अब हर चीज पे तो आपकी ग्रिप नहीं हो सकती। अगर आप एक अबव एवरेज तैयारी करके खुद सेटिस्फाइड हैं तो यू शुड गो फॉर इट। हाँ, जैसा कि पहले भी बता दिया है कि सीएसएस के बारे में ये जो तस्वीर है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसा नहीं है। सीएसएस जो है बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है उन लोगों के लिए जो मेहनत करना जानते हैं। इसकी रेपुटेशन ऐसी ज़रूर है, लेकिन जो हार्ड वर्किंग लोग हैं और एवरेज ग्रेड्स लेते रहे हैं पीछे, उनका एजुकेशन जो करियर है वो मेहनत करने का अगर इरादा कर लेते हैं तो ये बहुत ईजी है। इसमें मेरा ख्याल है कि जो लोग भी सीएसएस की पूरे दिल ईमान से तैयारी शुरू करते हैं ना, मैंने नहीं फेल होते देखा। मेरा अपने तजर्बे की बात है कि हम जब तैयारी करते थे आज से 10 साल पहले, तो हमारा ग्रुप था 17 लोगों का। उन 17 लोगों में से 16 लोग पास हो चुके हैं, सीएसएस में एलोकेट हो चुके हैं, और पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों से वो आए हुए थे। एक बंदा उसमें से पास नहीं हुआ, और वो वही बंदा पास नहीं हुआ जो सीरियस नहीं था। वो हमारे साथ रहता जरूर था लेकिन वो इतना कमिटेड नहीं था, डिटरमेंट नहीं था। बाकी सारे लोग डिटरमेंट थे, हार्डवर्किंग थे। कोई 1 साल पहले हो गया, कोई 2 साल बाद हो गया, कोई 3 साल बाद हो गया। अल्लाह का शुक्र है जो जितने भी हमारे साथ कंपनी में लोग थे सारे के सारे पास हो गए। और सीएसएस के एग्जाम की तैयारी ऐसी है कि इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जिन लोगों ने भी सीएसएस के एग्जाम की तैयारी की है, आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको बालाए ताक रखते हुए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, शुरू की हुई है या करने का इरादा रखते हैं, तो याद रखिएगा ये पे बैक जरूर करती है जिंदगी के अंदर। ये आपको कहीं ना कहीं अच्छी मंजिल पर जरूर लेके जाती है। इससे अगर कोई इख्तलाफ करे ना बंदा, उसको फिर मेरे सामने ले आना। जिसने सीएसएस की तैयारी शुरू की हो, वो पास हो या ना हो, मेहनत जिस बंदे ने सीएसएस के लिए की है ना,
वो जिंदगी में उसको कोई ना कोई मुकाम मिला है। ये 100% मैं बात बता रहा हूँ आपको। कोई एक ऐसा बंदा ले आए मेरे सामने जिसने तैयारी शुरू की है सीएसएस की, सीएसएस के लिए मेहनत की है, और वो ये कहता है कि मैं जिंदगी में नाकाम हो गया। ये मेहनत करने की आदत डल जाती है, और इससे आप बहुत सारी चीजें अपना आपका आपकी पर्सनालिटी पॉलिश हो जाती है, आपका नॉलेज डेवलप हो जाता है, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे आप जो ना फिट जरूर होते हैं। और जो ये बात है कि जो टॉपर्स हैं या मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो उनका काम है, या ये जो हाफिज कुरान है वही करेगा, भाई मैंने थर्ड डिविजनर्स को सीएसएस में पास होते देखा है। मेरा एक दोस्त है बड़ा क्लोज, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा उसका, वो मैट्रिक में थर्ड डिवीजन है, एफए में थर्ड डिवीजन है, बीए में थर्ड डिवीजन है, एमए में थर्ड डिवीजन है। क्योंकि जब आपका बीए में थर्ड डिवीजन हो ना, आप सीएसएस नहीं कर सकते, फिर आपको एमए की डिग्री की बुनियाद पे अप्लाई करना पड़ता है। उसने एमए की डिग्री के ऊपर अप्लाई किया, चार की चार डिग्रियां जिंदगी में उसकी प्राइवेट हैं, कोई स्कूल कॉलेज अटेंड नहीं किया उसने। मैट्रिक, एफए, बीए, एमए चारों प्राइवेट की हैं, और चारों में थर्ड डिवीजन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसने तैयारी की, मेहनत की, सीएसएस भी किया, और अपनी पहली रेगुलर यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो फॉरेन कंट्री से स्कॉलरशिप में उसने हासिल की। 2 साल पहले सीएसएस कर गया था, वो आजकल जो है वो नॉर्वे में फिर रहा है। ठीक है जी। बहुत सारे जो अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, और बड़े बड़े पीएचडीज भी फेल हो जाती हैं इसमें, क्योंकि इसका खौफ है। और जो लोग डिटरमिन नहीं है उनको इसका खौफ रहता है, जो इरादा कर लेते हैं वो फिर चढ़ाई कर देते हैं। अकबर साहब की इसी बात को ऐड करते हुए ये मतलब ऐड करना चाहूंगा कि देखें, जिंदगी में नालायकी, अक्सर लोग कहते हैं कि वो बड़ा लायक है, ये वो बड़ा नालायक है। मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूं, जो लायकी और नालायकी है ये आपकी जिंदगी का एक फेज है और आपकी जिंदगी का एटीट्यूड है। अगर आपने एफएससी में बिल्कुल बहुत एक्सीलेंट नंबर लेके आप मेडिकल कॉलेज में चले गए, लेकिन आपने बाद में एफर्ट नहीं की, तो बिलीव मी यू वोंट बी अ डॉक्टर। तो इसी तरह आपने अपने मास्टर्स में, अपनी ग्रेजुएशन में उस वक्त बहुत एफर्ट की, बाद में पढ़ाई नहीं की, यू वोंट गेट एनीवेयर। आप उस वक्त नहीं थे उतने शाइनिंग, उतने ब्राइट, लेकिन बाद में आप परसिस्टेंट रह के मेहनत की, जैसे अकबर साहब ने मिसाल दी है। तो ये यकीन रखें कि आप लायक या नालायक नहीं है, आप उस रस्ते पे हैं, या आप लायकी की तरफ जा रहे हैं या आप नालायकी की तरफ जा रहे हैं। आप कभी भी कांस्टेंट खड़े नहीं रह सकते कि आप उस वक्त में लायक थे आप अब भी लायक हैं, या आप उस वक्त नालायक थे आप अब भी नालायक हैं। इट नेवर हैपेंस लाइक दैट, मैं आपको एश्योर करता हूं। बाकी ये इसमें 2 या 3 मतलब वन वर्ड में आपको बताऊंगा। नंबर 1 करेज, कि आपके अंदर ये बात हो कि मैं ये करना है, मैं मुझ में ये करेज है, मैं फेल भी हो जाऊं तो कोई डर नहीं, मैंने ये करना है। तो ये अगली स्लाइड में वही बातें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि चाहिए क्या, फिर इसका वो कौन सा ऐसा नुस्खा है जिस पे हम अमल करके सीएसएस कर सकते हैं। वो बातें आपके सामने आ गई हैं। सबसे पहले आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी परसिस्टेंस इस काम में। आप आए, डिटर्मिनेशन लेवल बहुत हाई है, आपने तैयारी शुरू की, 2 सब्जेक्ट्स कर लिए, 3 कर लिए, फिर आपको ये फील हुआ यार ये तो अभी इसमें मेहनत, मजीद मेहनत चाहिए और मैं थक गया हूं। आपने अपना डिटर्मिनेशन लूज कर दी, अपनी परसिस्टेंस लूज कर दी, आप रोज के 3 घंटे 4 घंटे दे रहे थे, आप बिल्कुल उस चीज से हट गए, तो बिलीव मी जो पिछला काम था उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। जरूरी क्या है? डिटर्मिनेशन। जिस तरह एक फौजी, उसको उस वक्त तक लड़ने का कहा जाता है जब तक बंदूक में आखिरी गोली उसके पास मौजूद है। तो जब तक फिर आपके पास पावर है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास टाइम है, आप उस चीज के लिए डिटर्मिन्ड रहे। सेकेंडली उसकी विल पावर, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपके पास विल पावर हो। खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसी बात नहीं है, देखें जो लोग करते हैं, मैं बहुत इनफॉर्मल तरह आपको बताऊंगा कि उनके कोई 2 सर तो नहीं होते। हमारे जितने भी जानने वाले हैं, हमारे कोई 2 सर तो नहीं है, हर बंदे का एक ही सर है, 2 कान है, जिस तरह एवरी ह्यूमन बीइंग है। तो फर्क कहां पे पड़ता है? फर्क पड़ता है उनकी विल पावर में, कि किसके पास कितना करने के लिए किस हद तक कोई बंदा जा सकता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि लोगों का कमिटमेंट लेवल क्या होता है। कि एक बंदा, हमारे जानने वाले दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बाद में एलोकेट हो गए, तो पहली अटेम्प्ट में फेल हो गए, दूसरी में एलोकेट ना हो सके। अब देखिए उस बंदे का फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा। और तीसरी अटेम्प्ट में बिफोर इंटरव्यू हिज फादर डाइड। उससे बड़ा सेटबैक जिंदगी में मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को लूज करने से बड़ा सेटबैक कोई नहीं होता। इस फादर डाइड और आगे उनका इंटरव्यू था, लेकिन उस बंदे की विल पावर, ही वेंट टू द इंटरव्यू,
उसने इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ही गॉट वेरी गुड पोजीशन। तो ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए बात की कि विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है। अगली बात स्टेमिना। स्टेमिना ये नहीं कि स्टेमिना आपके अंदर कोई लेटेंट चीज है या आपके अंदर नहीं है। स्टेमिना से मुराद आपकी वो कैपेसिटी है जो आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अपने आप को हालात के मुताबिक एडाप्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, तो आप स्टेमिना क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं जी मैं 3-4 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकता। वो इसलिए नहीं पढ़ सकते कि उन्होंने कभी उस तरह एफर्ट नहीं की, उन्होंने कभी उस तरह अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन नहीं किया। तो ये बिल्कुल डूएबल चीज है। अगला जो इसमें एट्रीब्यूट नीडेड है वो करेज है। बड़े लोग हैं, बड़ी तैयारी करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, पहली अटेम्प्ट पेपर पूरे पेपर ही नहीं दे सकते या पहले पेपर में अपीयर होने से पहले ही पैनिक हो जाते हैं। तो वो कम से कम देखें अब आपने एफर्ट किया, कुछ चीजें अल्लाह पे छोड़ दें। फिर अगर हर चीज इंसान के अपने करने पे आ जाए ना तो फिर तो हर बंदा कामयाब हो जाए। ये कुछ चीजें अल्लाह ताला डिसाइड करता है। तो उसमें आपने क्या करना है, करेज रखनी है। करेज क्या होती है? करेज जब फियर आपके सामने हो तो फियर की मौजूदगी में उस सिचुएशन को टैकल करना, इस क्वालिटी को करेज कहते हैं। आपको ये पता है कि ये मुश्किल है, आपको ये पता है कि ये पता नहीं पास होंगे, खुदा न खास्ता फेल होंगे, लेकिन आप उसे करें। अगली बात स्ट्रॉन्ग नर्व्स, कि आप ये बिल्कुल ये करेज और स्ट्रॉन्ग नर्व मोर और लेस जो है हम एक तरह बयान कर सकते हैं कि आप मुश्किल हालात में भी अब आप उस बंदे की नर्व्स को किस तरह समझेंगे जिसके खुदा न खास्ता उसके बाप की डेथ हो गई और उसके पास इंटरव्यू के लिए उसने फिर भी तैयारी की, तो फिर उसके पास कितनी नर्व्स थी। और आप ये देखें कि अगर जब उसने जिंदगी में वो फेज देख लिया, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में, उसकी नौकरी में, उसकी सर्विस में, उसकी फैमिली लाइफ में, उसके जो भी उसका कैरियर है उसमें इससे मुश्किल सिचुएशन की बाद में आनी थी। या अगर आ भी जाए तो क्या वो अपने आप को इस हिसाब से ढाल नहीं चुका कि वो उस चीज को फेस करेगा। तो ये आपको प्रैक्टिकली देखें, जिंदगी हम सब लोगों की मुश्किल है, ओवरऑल पाकिस्तान में जिंदगी मुश्किल है, अनलेस के आप पनामा फैमिली से बिलोंग करें या किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करें कि पनामा पेपर्स में आपका नाम आ जाए, देन यू डोंट नीड टू डू इट। अदरवाइज आपको अपनी सलाहियतें मनवानी पड़ती हैं और उसके लिए खड़ा होना पड़ता है और उसके लिए नर्व्स की जरूरत होती है। और यहाँ पे मैं जो है हमारी खवातीन उनसे ये स्पेसिफिकली कहूंगा कि यकीन करें लड़कियों के लिए ये काम ज्यादा आसान है, क्योंकि उनके अंदर वो नर्व्स, वो स्टेमिना, वो चीज होती है। लड़के तो फिर अपना टाइम इधर जाया कर लिया, उधर जाया कर लिया, लेकिन लड़कियां ज्यादा डिटर्मिन्ड होकर भी इसको कर सकती हैं। अगली क्वालिटी हार्डवर्क है कि आप अपने काम को पूरा करें, चाहे उसके लिए 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, एंड यू हैव टू डू इट। चाहे आपको नींद आ रही है, फिर उसने आपने जो अपना टारगेट बनाया है आपने वो अचीव करना है। तो यही हार्डवर्क है। अब देखें, मुमकिन है कि मेरा आज बिल्कुल दिल ना चाह रहा हो कि मैं अपनी पढ़ाई करूं, लेकिन मैंने वो करनी है। इसी चीज को हार्डवर्क कहते हैं कि आपको जो टास्क असाइन किया गया आप उसको पूरा करें। एंड बिलीव मी, अगर आपके पास ये एट्रीब्यूट्स हैं तो फिर अकबर साहब ने ये 1 ईयर लिखा है, मैं मजीद आपको इसमें चाहता हूं कि 3-4 महीने आप कम भी कर लें, 8-9 महीने भी लगे होना तो मतलब बनता नहीं है कि फिर आप जिंदगी में रह जाएं। ये अल्लाह ताला को पता है कि आपने कहां पे एडजस्ट होना है। हम में से हर बंदा एक पुर्जा है जो अल्लाह पाक ने कहीं ना कहीं फिट कर देना है दुनिया की मशीनरी में। तो वो चाहे कोई एलोकेशन हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता बंदा सीएसएस में रह भी जाए ना, ये बाकायदा हम एफिडेविट मैं दे सकता हूँ इस बात पे कि कोई बंदा जिसने सीएसएस की तैयारी नियत के साथ की, ये नहीं हो सकता कि वो नौकरी से रह जाए, वो अच्छे कैरियर से रह जाए, वो रिस्पेक्ट से रह जाए, या उसे लोग कहें कि नहीं यार इस बंदे में तो कोई दम नहीं है। इट नेवर है। और अगर ये हो जाए तो ये शॉर्टेस्ट वे है जो पाकिस्तान में एलीट है उसका पार्ट बनने का और अपना कैरियर जो है वो सिक्योर करने का। इसके बारे में ये मेन बातें थी जो हमने इस डेमो सेशन में की हैं। अगर आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ये ओपन है सिनेरियो जी। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, माइक ओपन करें सिर्फ और सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वाहिद साहब, इमरान साहब, आपकी मैंने आवाज पहचान ली, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, मैं ठीक हूँ। पीएसएल की तैयारी करना शुरू करने लगे हैं? इंशाल्लाह जी सर, बस आज पहला ही दिन है, आज से पहले कभी नहीं किया। और तो माशाल्लाह आप लोगों का प्रेजेंटेशन तो बहुत ज्यादा क्रेजिंग है और इंशाल्लाह मैं इसके लिए बस आई विल गो फॉर इट इंशाल्लाह।
अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो इमरान पूछ लें आप अपना। सर सवाल ये है कि क्या आपके सेशन के अलावा या आप लोगों के पास तैयारी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कंटिन्यूअसली आपके साथ ही रहना चाहूंगा, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से कहीं और से कोई हेल्प लेनी चाहिए या बस इसी तरह यहाँ पे ठीक है? यार अंग्रेजी जो है ना, उसमें आपको हमने जो चीजें बतानी है ना, देखें एक टाइम इसका एक शॉर्ट है और टाइम आपका बहुत कीमती भी है। हमने आपको जो जी सर। चीजें बतानी है वो आपकी यकीनन नॉलेज एडिशन होगी, आप जो ऑलरेडी चीजें जानते हैं उसके बारे में। और इसके लिए अगर आपकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा वीक है ना, बहुत ज्यादा वीक मैं कह रहा हूँ, अगर आप अंग्रेजी आम लिख भी नहीं पा रहे, तो फिर आपको कुछ हो सकता है लोकल लेवल पे कोई टीचर भी ग्रामर का कंसल्ट करना पड़ जाए। फिर आपको रीडिंग तो आपने कंटिन्यूस रखनी है अपनी, आप अंग्रेजी अखबार भी पढ़ते रहें, बुक्स भी पढ़ते रहें, सिलेबस की बुक्स भी पढ़ते रहें। लेकिन ये हमारा जो सेशन है ना, ये उन लोगों के लिए जिनको जो आम सादा सी अंग्रेजी में चलना फिरना उनको आता है थोड़ी सी। ये नहीं है कि एक बंदे को बिल्कुल ही अंग्रेजी नहीं आती, वो नए सिरे से शुरू करेगा तो उसको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। अगर आपने मास्टर्स लेवल की कोई डिग्री की हुई है या बैचलर ऑनर में किया होगा तो आपको इतनी अंग्रेजी आ रही होती है, बस उसको पॉलिश करने की, हमारा काम उसको पॉलिश करना है। और ये बहुत साहब इस जी, और बारे उसमें मैं कुछ बातें ऐड करूंगा जी। और बेसिकली देखें, ये 200 नंबर है, 100 नंबर का ऐसे और 100 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन। और वो जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पेपर है उसका बकायदा वो डिवीजन है कि 20 नंबर की ये चीज है, 10 नंबर की ये चीज है, 15 नंबर की ये चीज है। तो हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसकी तैयारी की डायरेक्शन भी देंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि इसके जो क्रैमिंग वाले पोर्शन है, फलां बुक है, फलां बुक है, वहां से क्रैमिंग कर लें, वो आपने खुद करनी है, वो हम आपके जेन में कोई यूएसबी से इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। जो टेक्निक सिखानी है कि ये क्वेश्चन है, इसको इस तरह डील करना है, ऐसे का पूरा पेपर। और इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन के पेपर में प्रेसी का क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन और ट्रांसलेशन का क्वेश्चन, ये टेक्निक के क्वेश्चंस हैं। वो टेक्निक हम आपको जरूर सिखाएंगे। और इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद हम तक आए हैं और आपको बेसिक इंग्लिश लिखनी आती है। अब ये नहीं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही गो लिखें, आप कम से कम आपको ये पता हो कि ही गो टू स्कूल नहीं होता, ही गोज टू स्कूल होता है। तो ये एक बेसिक सा हमारा मतलब, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम आप हमें आपको 8वीं या 9वीं या ओ लेवल्स के लेवल पे जाके टेंस नहीं हम सिखा पाएंगे। जी सही साहब, आपने माइक खोला, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुदस्सर साहब। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें जो भी जो आप हमें करवाएंगे इसकी प्रेपरेशन, इसके लिए क्या क्या सोर्सेज होंगे हमारे पास? सोर्सेज से क्या मुराद है आपकी? प्रेपरेशन के लिए हमारे लेक्चर्स हैं, सोर्सेज। कहाँ से जो भी मटेरियल है वो कहाँ से हम हासिल कर सकेंगे इजीली? यार जो हमने आपको जो चीजें बतानी है ना, वो एक तो पहली बात है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में मौजूद नहीं है, तजर्बे की चीजें हैं सारी। जी मटेरियल जो है ना वो बहुत सारा इंटरनेट पे मौजूद है। किसी नेशनल सिक्योरिटी पे अगर आपने ऐसे लिखना है, मजमून लिखना है, हमने आपको बताना है कि जी आपने बेसिकली ऐसे लिखना कैसे है। अब नेशनल सिक्योरिटी पे थोड़ा बहुत हम डिस्कस भी कर लेंगे ऐसे के पेपर में कि ये नेशनल सिक्योरिटी है, लेकिन इसमें आपका बैकग्राउंड नॉलेज, आपकी न्यूज़पेपर की स्टडी, ये चीजें हालात हाजरा से आप कनेक्टेड है तो ये चीजें अहमियत रखती हैं। बेसिकली नॉलेज ना बंदे के पास होता है। अब हर बंदा पनामा पे बहस तो कर रहा है इस वक्त, हर बंदे को कुछ ना कुछ पता है, लेकिन अगर उसी बंदे को कहे ना भाई इस पे एक ऐसे लिख दो, तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि लिखने की टेक्निक जो है वो डिफरेंट है बोलने की टेक्निक से। तो हमारा काम है कि वो पैटर्न आपको बताना कि आपने आपके पास जो नॉलेज मौजूद है जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल उसको बहुत अच्छे तरीके से कैसे फिट इन करना है, तो एक ऐसे लिखा जाएगा। और ऐसे की एक रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, अगर नॉलेज है तो एक ऐसे को लिखने की क्या रिक्वायरमेंट? जी। सर, अगर आप का जो लेक्चर की जो टाइमिंग है, अगर उसमें हम अवेलेबल ना हो सकें तो कोई और कोई सोर्स है जिससे हम ये रिकॉर्डेड आपका जो भी लेक्चर मिल सके? इसकी जो है ना, वो एडमन साहब ने बताया, इसकी जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सक्लूसिव एक्सेस होती है। और वो एक्सेस जी आपको मिलेगी, यानी कि वो आप शेयर नहीं कर सकेंगे किसी दूसरे के साथ। अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली उसका नोटिफिकेशन जाएगा एडमिन के पास, वो शेयर होंगे अगर आप क्लास मिस कर देते हैं। इसका ये फायदा ना डिस्टेंस लर्निंग का कि आप अगर चलते हुए भी सुन सकते हैं, अगर आप मिस भी करेंगे तो आप घंटे 2 घंटे बाद, 4 दिन बाद सुन लें उसको। ये फायदा है इसमें। कोई सही है। कोई और क्वेश्चन जी? थैंक यू। जी भाई,
कोई और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पता करना था कि अगर हम लोग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश कॉम्पोजिशन अगर हम इसकी तैयारी करना चाहें यहाँ से LSA से, तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं? आप ऑनलाइन क्लासेस जस्ट देंगे कि यहाँ पे कोई आपका इंस्टीट्यूट भी है? मैं इस पे आपको बड़ा जवाब देता हूँ। आपने कहा है कि कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन की तैयारी के लिए नंबर 1 तो आपके पास नहीं जी नहीं, कॉम्प्रिहेंशन और एसे, मतलब कॉम्पोजिशन और एसे। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक तो हम आपको लेक्चर्स देंगे और उसके बाद फिर आप उसके प्रैक्टिस सेशंस के लिए आप अपनी चीजें लिख के, जिस तरह हम आपको सिखाएं, आप एडमिन साहब को व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो चीजें बाकायदा चेक होके, उनकी ग्रेडिंग होके आपकी जो खामियां हैं वो आपको बता दी जाएंगी। ठीक है सर। और सर यहाँ पे अगर हम अकेडमी आना चाहें तो क्या चार्जेस होंगे और किस तरह हम लोग वो कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे आपकी अकेडमी? नहीं मिस, हम इस तरह तो फिर एडमिन साहब से, आप अगर कोई रिसोर्स पर्सन आपको लगता है कि बेहतर उनकी टेक्निक है या आप इंडिविजुअली उनके पास पढ़ना चाहें, तो फिर आप एडमिन साहब से बात कर सकते हैं उस मामले में। इन लेक्चर्स में तो हमारे ये यहाँ पे इस ऐप के थ्रू होंगे, यहाँ पे वही लेक्चर्स दिए जाएंगे और उनके नतीजे में जो वर्क पॉसिबल होगा वो करवाया जाएगा। लेकिन आप चेक करवा सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप फर्दर किसी रिसोर्स पर्सन तक एक्सेस चाहें तो आप एडमिन से राब्ता करेंगे। ठीक है। और सर अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जो आपने कहा कि व्हाट्सएप से आपको करना पड़ेगा, उसके क्या चार्जेस होंगे? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ये वाली जो शुरू हो रही है रेगुलर, हाँ जी हाँ जी, ये एडमन साहब से जो फीस के मामला है ना वो उनसे डिस्कस करें, क्योंकि ये हमारी डोमेन नहीं है, ये उनका मसला है, क्योंकि हमने भी उनको ही चार्ज करना है। एडमन साहब से सही। उनके फोन पे उनका जो नंबर है उस पर रब्ता करेंगे, बताइए आपको कैसे फीस जमा जी जी सर, ठीक है। करेंगे। अच्छा वैसे आपको लगता है कि अब मैंने MBIT किया हुआ जैसे, तो आपको लगता है कि हमें इंग्लिश पढ़ने में, जैसे आपने भी बताया था कि MBA या अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आपको इंग्लिश में इतना मसला नहीं होगा। मैं शुरू के 4 मंथ्स जो है वो मैंने ज्वाइन किया था CCE, सेंटर फॉर कंपेटिटिव एक्सीलेंस अकेडमी ज्वाइन की थी। वहां से मैंने ट्रेनिंग करा तो सब कुछ लिया, मगर अब मुझे ये है कि मैं जो प्रेसी और अपना इंग्लिश एसे उसको जरा इम्प्रूव करूँ। बाकी जरा जो प्रोवर्ब्स वगैरह है, ये सब कुछ है, फ्रेजेस, वो तो चलो घर में इंसान खुद भी कर लेता है। तो अभी टेम्पो किस तरह इंसान अपना CSS के लिए बनाए, क्योंकि आप खुद भी CSS ऑफिसर हैं, तो आप बता सकते हैं कि टेम्पो अपना किस तरह बनाया जाए, किस तरह अपना हर रूटीन का काम घर में बैठ के किया जा सके। क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे ये लगता है CSS करने में कि आप घर बैठ के जो तैयारी करना ना वो, और ऐसा इन्वायरमेंट भी आपके पास नहीं होता कि आप अकेले बैठ के पढ़ना है आपने खुद ही से और अपने बलबूते पे आपने सारी तैयारी करनी है। असल इशू ये मुझे लग रहा है, तो इसको कैसे ओवरकम किया? टेम्पो की बात है, जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, ये तो आप एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हर साल सिविल सर्विस में आते हैं और कुछ लोग बड़ी ऑड किस्म की जॉब्स कर रहे हैं, जैसे ASI होती हैं। अब ASI तो थाने में 24/7 होता है ना, लेकिन वो मैनेज करती है अपने। तो जब उनकी कमिटमेंट होती है, घंटा मिल गया पढ़ लिया, 2 घंटे मिल गए पढ़ लिया, ये नहीं है कि फारिग वक्त है तो गप्पे लगा लें या घूमने फिरने चले गए। तो फिर वो प्रायोरिटी जो है ना अपना बनाते हैं प्रिपरेशन को, बाकी सारी चीजों को वो सेकेंडरी रखती हैं। जो भी बंदा CSS करना चाहता है ये ज़हन नशी कर ले कि इसको अपने प्रायोरिटी बनाना है। ये एक ऐसा काम है जिसको अपने प्रायोरिटी पे डील करना है। बाकी रिश्तेदारों के पास जाना, खानों में जाना, गप्पे शप्पे लगाना, वो सेकेंडरी चीजें हैं। उनके लिए वक्त आपको जो है ना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना। जितना वक्त अवेलेबल आपके पास होगा आपकी और मसरूफियात से, वो आपने इसी को देना होगा। तो ये अब इंडिविजुअल लेवल पे टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है। बहुत सारे लोग 24 आवर वाली जो जॉब है उनमें से भी टाइम मैनेज कर रहे होते हैं और पास करते हैं, अच्छे नंबरों से पास करते हैं। जी जी, लेकिन सर मसला ये ना कि अब जैसे मैं अगर नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि सर हमें सर ने कहा था कि आप लोग खुद नोट्स बनाया करें, अपना जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको नोट्स बनाए, डिफरेंट जगह से टैली करके, बुक से, नेट से करके उनके नोट्स बनाए। अब अगर मैं नोट्स बना रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैंने इसको सही लिखा है नहीं लिखा? उसको मैं कहीं चेक करवाऊँ या जस्ट उसको खुद ही बस मैंने बना लिया है, अब ठीक है उसको मैं पढ़ लूँ? जो नोट्स है ना उनके लिए ये है कि आप जब भी नोट्स बना रहे होंगे ना, तो वो आप अपने ज़हन से नहीं बना रहे होते हैं, ऑब्वियसली आप चीजें कंसल्ट कर रहे होते हैं। एक तो वो आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये बुक मेरे सामने 3 पड़ी हुई हैं जिनसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, ये बना रही हूँ, तो ये इनसे मेरा कितना डिफरेंट मटेरियल है। उसके अलावा अगर आप रेलिवेंट रिसोर्स पर्सन को वो मटेरियल चेक करवाते हैं, उसको भेज देते हैं या उसके पास चले जाते हैं, तो वो भी आपको बता देता है कि आपका जो नोट्स हैं ये डिफरेंट है दूसरे से। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है अपने नोट्स बनाना, क्योंकि 25,000 लोग एग्जाम दे रहा है और इसमें इल्मी डोगर ये वाली जो किताबें हैं ना, ये इतनी
ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। तो अगर 25,000 बंदा एक बात लिख रहा होगा तो एग्जामिनर को जब तक आपके पेपर में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा ना, वो आपको डिफरेंट मार्क्स भी नहीं देगा, एवरेज। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपके अपने नोट्स होने चाहिए और ये बन जाती हैं। और जब इंसान लिखने पे आता है ना, तो मैं अपनी तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि मैंने 2006 में मैं तैयारी कर रहा था, तो एक दफ़ा पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ, मैं शाम को बैठने लिखने लगा, तो ब्लू कलर का बॉल पॉइंट होता है पियानो का, अब वो नहीं आता, पहले वो बहुत चलता था। तो जब मैं उठा उस वक्त के जब वो पेन खत्म हो चुका था, पेंसिल, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। इतनी आप में कैपेसिटी आ जाए ना, जब आपके सर पे जुनून इसका आ जाए, तो फिर वक्त भी निकल आता है और नोट्स भी बन जाती हैं, सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। सारे बंदे के जो इनके शकूक फितूर होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। आप एक दफा कमिटमेंट कर लें अपने आप से, फैसला अगर आप पावर आ जाती है, सब कुछ कर जाता है। थैंक यू सर। और सर बस ये बता दें कि जो इस्लामियत है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, वो हमें जैसे मोस्टली मैंने सुना है 90% लोग यही कहते हैं कि इंग्लिश में रखो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इस्लामियत के लिए उर्दू मीडियम था। वैसे मैं इंग्लिश मीडियम थी, मगर मैंने इस्लामियत उर्दू में ही रखी थी हमेशा। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अगर मैं उर्दू में रखना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश में उसकी काफी ज्यादा जो वोकैबुलरी है उसमें इशू आएगा, क्योंकि इस्लामिक टर्म्स वगैरह वो काफी डिफरेंट है। तो मैंने उर्दू में रखना चाह रही थी, लेकिन मुझे काफी डराया गया कि नहीं तुम इंग्लिश में रखो वरना तुम फेल हो जाओगी, उर्दू में काफी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। ये बात नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि जब आप अंग्रेजी में इस्लामियात का पेपर ऑप्ट करती हैं तो आपको लिखना कम पड़ता है, 4 पेजेस पे आप क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन जब आप वही पेपर आप उर्दू में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, और आप लिख भी देते हैं उर्दू में, तो आप नॉन स्टॉप लिखते जा रहे होते हैं ना। फर्क इस्लामियात में मार्क्स का पड़ता है कि आप उसमें रेफरेंसेस कितने अच्छे कोट करते हैं, इस्लामिक आयात हैं, अहादीस हैं, उनका कितना रेफरेंस देते हैं और कितनी मुदल्लल बात आप करते हैं। इस चीज से नंबर आते हैं और इसी चीज से फर्क पड़ता है। इस चीज से नहीं फर्क पड़ता कि उर्दू में दिया या अंग्रेजी में दिया। अगर अंग्रेजी में दिया है और बात आपने फजूल की है तो ऑब्वियसली उसको वो कंसिडर नहीं करेगा। एक बात आप उर्दू में कर रहे हैं लेकिन मुदल्लल कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, इम्प्रेस हो जाएगा। और उर्दू में मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि हम उर्दू में रख लें, कोई मसला नहीं होगा? मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास दलील है, रीजन है और उसको कायल करने के लिए आर्गुमेंट्स हैं, लोग लेते हैं 80+ मार्क्स। जी बाबर साहब। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर कोई एक सब्जेक्ट लेना हो, फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेशनल रिलेशन अगर पढ़ना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या एक सब्जेक्ट आप कर सकते हो? बाबर साहब, इस वक्त जो ये सेशन है ना, हमें इसका जो स्कोप बताया एडमन ने, वो बताया है जी इसमें कंपल्सरीज पे फोकस होगा। अभी उन्होंने कोई 1-2 सेशन होल्ड पे रखे हुए हैं जो पीछे वाले हैं, जिनके लिए ऑप्शन की उन्होंने तैयारी करानी है, उसके लिए वो सेशन बाद में शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल इसका फोकस जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को टच करना है, जिसमें इंग्लिश है और कॉम्प्रिहेंशन है, जो बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। अभी सर दूसरा ये टाइम टेबल क्या होगा, डेली मतलब कितने लेक्चर होंगे? फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट होगा जो डेली जो है ना, वो एक लेक्चर होगा, 6 PM पे शुरू होगा, 7:30 पे वो खत्म हो जाएगा। आमतौर पे घंटे का लेक्चर होता है और 20 से 25-30 मिनट जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। 1 घंटे में वैसे नींद आना शुरू हो जाती है, स्टूडेंट खुद भी जो है ना आ जाते हैं। कंसंट्रेशन लेवल इतनी जो है ना आपका एक्सटेंड नहीं होता 1 घंटे से ज्यादा। जी ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वकार साहब आप पूछ लें सवाल। सर मेरा ये क्वेश्चन है। वकार साहब आप सवाल पूछ लें। और कुछ सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। जी 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 सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का मैंने पूछना था कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये मतलब आप लोग गाइड करेंगे हमें कि कौन से होने चाहिए हमारी फील्ड के अकॉर्डिंग? वो आप क्लास के दौरान टीचर से अगर पूछ लें तो वो ऑब्वियसली आपको बता देगा, आपको गाइड कर देगा। लेकिन ये कि ऑप्शनल की सिलेक्शन जो है ना, वो तो आप पे डिपेंड करती है ना, आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उसके हवाले से आप टीचर से पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे इजी लग रहा है, तो इसके बारे में क्या आपकी राय है। अगर आप फिलॉसफी रखना चाह रहे हैं और आपको फिलॉसफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ना रखें फिलॉसफी, क्योंकि उसमें स्कोप भी बहुत है और मार्जिन बहुत है एग्जामिनर के पास, बड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन देने का। उससे मैं रोक दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि सर मैं जो है सोशियोलॉजी रखना चाहता हूँ, तो मैं कहूँ आप रख लें सोशियोलॉजी, जो है वो इजी रहेगा, इतना मुश्किल नहीं है। कोई और क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अहमद भट्टी साहब। सर अहमद है।
अहमद भट्टी साहब, मतलब टाइम टू टाइम आई वांट टू नो मिलेगी ऑप्शनल के लिए। अहमद भट्टी साहब, and elaborate that how it would be possible to go through all the compulsory stuff within a month. यकीनन आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। एक महीने में क्या, अगर आपको हम 6 महीने भी कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाते रहें तो लस्सी बनाई जा सकती है उनकी, और टाइम आपका वेस्ट किया जा सकता है। एक महीने में ये कवर नहीं होंगे सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन डिफरेंस जरूर होगा। आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारी चीजें आपको जो पहले नहीं पता थी उनका आपको पता चला। जो मेन क्रक्स चीजों का है वो हमने आपको बताना है। इंशाल्लाह ऐसे के रिलेटेड आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी जो आपने जारी रखनी है एग्जाम्स तक, लेकिन किसी टीचर के पास आपको जाके जो है ना उसका दोबारा से टेक्निक्स और लेक्चर लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और करंट अफेयर में कुछ टॉपिक आपको कराएंगे जिससे आपको पैटर्न पता चलेगा। 2 4 5 8 टॉपिक आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर का पेपर का टॉपिक कैसे तैयार करना है। हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ पे अगर कोई पुराना स्टूडेंट है ना तो वो ज्यादा एलैबोरेट कर सकता है। अगर हमारा कोई आया हुआ है बेहतर होगा। लेकिन एक महीने में कोई एकेडमी, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एकेडमीज है ना, आपने अगर ये ज्वाइन कर लिए ना तो ये ना समझेंगे आपने सीएसएस आधा सीएसएस का काम कर लिया। भाई काम सारा आपने करना है। ये एकेडमीज जो है ये रिसोर्स पर्सन आपकी मदद कर सकते हैं। ये ऐसा एग्जाम है, ये आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। अगर आप खुद से काम नहीं कर रहे या आप काम नहीं करना चाहते तो फिर आप तसल्ली रखें कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। एकेडमीज जो है जितनी भी, कुछ बहुत अच्छी हैं और कुछ जो है वो सिर्फ कमर्शियल वेंचर्स हैं जो कि स्टूडेंट से यानी कि वक्त भी ज़ाया कर रहे होते हैं और काम की चीज़ भी नहीं बता रहे होते। 4 महीने के सेशन 50 हज़ार रुपये ले रहे होते हैं। वो भी चल रहा है उनका, लोग जा रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रेंड है ना कि एकेडमी जाओ एकेडमी जाओ। कोई एकेडमी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप आगे निकल गए हैं। अलबत्ता एकेडमी से कुछ एकेडमी में अच्छे टीचर्स भी हैं जो आपको, मैंने खुद भी पढ़ा है, और वो आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको बताते हैं कि आपने अपनी एनर्जीज जो है वो उनको चैनलाइज कैसे करना है। क्योंकि अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी, डायरेक्शन में करनी है, एक अपने प्रॉपर वे पे करनी है। आपने अगर इस्लामाबाद जाना तो आपने मोटरवे इख्तियार करनी है लाहौर से, आपने मुल्तान की तरफ नहीं चलना शुरू कर देना। हमारा काम ये है कि आपको तरीका बताएं कि भाई कैसे पढ़ना है, और कुछ चीजें स्टार्ट की आपको बताएं भी। आपको जैसे एसए और कॉम्प्रीहेंशन के बारे में हमने कहा कि उसके बारे में इंशाल्लाह जो है ना मुफीद लेक्चर होंगे। हमने यहाँ पे 3 सेशन पढ़ाए हैं, अच्छा फीडबैक है जो लोग पढ़ के गए हैं पहले, गुड फीडबैक। और जी कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। जी कोई क्वेश्चन और पूछना चाहे? सर अस्सलाम वालेकुम। जी असद अली सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा किस सब्जेक्ट को टाइम दिया जाए? ज्यादा टाइम, सारे कंपलसरी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम जो ना आपने याद रखना है, आपने अंग्रेजी जो है उसको रोजाना की बुनियाद पे समझने की। अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है, ये फर्ज है, आपने रोजाना अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी को रोजाना पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट्स में आप 15 दिन में पाक अफेयर साथ में रख लें, फिर 15 दिन जो है वो इस्लामियात रख लें, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस रख लें, उनको दें। लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और इंग्लिश एसए, जिसको आपने जब तक आपके एग्जाम्स है तब तक लेके चलना है साथ। सही सर, सही, ठीक है सर। हाँ थैंक यू वेरी मच जी। कुछ और सवाल है लोगों का तो बता दें, फिर हम क्विट करें जी सेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी जी इमरान सर जैसा कि आपको बताया मेरा फर्स्ट टाइम है तो एक जरा क्वेश्चन आ रहा है मेरे ज़हन में, क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? बुक्स मुझे रखनी चाहिए? ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अब बुक्स तो होनी चाहिए आपके पास। बुक्स जो है हाँ तो आपके जो सीएसएस जी के सर। हवाले से कुछ किताबें, असल में जो मार्केट में किताबें हैं ना, जितनी 99% जो किताबें जी सर। बिक रही है ना, ये एडिटिंग की होती है इनमें। ये उनकी ऑथर्स की अपनी बुक्स नहीं है, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ किताबों से कट कॉपी पेस्ट करके तैयार की हुई हैं। कुछ तो बहुत अच्छी किताबें ऐसी हैं जिनमें अच्छे इंटेलिजेंट वे में कट कॉपी पेस्ट करके तैयार की गई हैं। कुछ ऐसी किताबें हैं कि उन्होंने बेहंगम तरीके से इधर उधर से चीजें पकड़ के किताब में डाल के प्रिंट करके मार्केट में निकाल दी है। आपको किताबें जरूर रखनी चाहिए। कुछ ऐसी किताबें हम भी आपको रिकमेंड करेंगे जो आप जरूर लें, और उनसे आपको बड़ी मुफीद चीजें मिलेंगी। और जी ओके
आपकी रिकमेंडेशन इंशाल्लाह बेस्ट रहेगी सर, तभी रखेंगे। वकार साहब। हेलो सर। सईद साहब आपकी आवाज आ रही है। सईद अफजल साहब को सवाल पूछने थे। सईद अफजल साहब पूछे सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा जो है बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में है कि हवा ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, ये मार्क्स नहीं देते, नॉर्मली ये कहा जाता है, ये सुना है मैंने। तो इसके बारे में आप जरा थोड़ा सा गाइड कर दें कि बेसिक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अकाउंटिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लोग बड़े अच्छे मार्क्स लेते हैं। अगर आपका ये इसमें आपका मास्टर्स है और आपको अच्छी केमिस्ट्री या फिजिक्स आती है और आप सिलेबस कंटेंट्स देख लें, क्योंकि साइंस में तो ओपिनियन होती नहीं है कोई। सोशल साइंसेज में तो ओपिनियन भी होती है, साइंस में तो साइंस होती है, उसमें तो 2+2=4 होता है। उसमें तो उनके पास मार्जिन नहीं होता कि आपके नंबर्स वो कहीं से कम कर दें। अगर आपने अच्छे तरीके से साइंस के सब्जेक्ट तैयार किए हुए हैं तो आपको बड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने सही तरीके से जो है वो पढ़ा नहीं हुआ सब्जेक्ट, सिर्फ उसमें डिग्री ली है, तो फिर उसको अवॉइड करें। उसमें जो है ना फिर तकलीफ में आएंगे, मसला बनेगा। और सर बेसिकली डिग्री जो है मेरी वो फूड साइंस में है, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है वो फिजिक्स में है। मैं बड़े अरसे से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और एफएससी तक की फिजिक्स पे मेरी बड़ी अच्छी कमांड है। और इससे ऑनवर्ड अगर फिजिक्स में आप मुझे बताएंगे एफएससी तक की फिजिक्स पर अगर बंदे को कमांड हो, 4-5 साल रेगुलरली बंदे ने टीच किया हो, तो क्या उसको अडॉप्ट करना चाहिए फिजिक्स आगे कोई एडवांस लेवल का? सही साहब, आप ना एक काम कीजिएगा, आप फिजिक्स का जो सिलेबस है ना वो डाउनलोड करें, फिजिक्स का सिलेबस देखें कि उसमें बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी जो एफएससी लेवल तक आपने पढ़ी हैं, वो भी होंगी। अगर उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो बीएससी या मास्टर्स लेवल की होंगी, जो आपने अगर नहीं इतनी डिटेल में पढ़ी तो फिर मुश्किल हो सकती है। आप सिलेबस को चेक करके देखें कि कितना सिलेबस कंटेंट ऐसा है जो आपको बिल्कुल आपने पहले पढ़ा है वो आपको आता है, उससे डिसीजन आप ले सकेंगे। हो सकता है कि आप जी ऑलमोस्ट 80% सिलेबस मैंने अच्छी तरह स्टडी किया है, 80% सिलेबस में मेरी कमांड है, ये मैं समझता हूँ। तो सही टॉपिक्स हैं उसको फिर तो आपको वो ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि कमांड जो है ना वो 80% होना भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है। फिर तो आपको ऑप्ट करना चाहिए। मतलब उसमें सर वो एडवांस लेवल के जो हैं उनमें थोड़ा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो बेसिक है, बेसिक से एडवांस लेवल ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट्स है ना फिजिक्स के, वो आप किसी पीएचडी से या किसी टीचर से फिजिक्स के से कोई हफ्ता 10 दिन निकाल के आप जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं उन चीजों को भी। आपकी बेस तो है ना, पसंद आती है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वकार साहब आपने माइक ऑन किया, अपना क्वेश्चन पूछने आप। वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस भी इंसान से बात की जाती है सीएसएस के हवाले से, तो वो मेनली इंग्लिश को ही कहता है कि इट्स द मेन सोर्स टू बी सक्सेसफुल इन द सीएसएस। बट सर अगर एक बंदे की इंग्लिश में कमांड किसी हद तक बेहतर है, तो इसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से किस तरीके से कमांड हासिल की जा सकती है? और इसमें अगर कमांड अच्छी है तो कितने % आप कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं उस बंदे के? मुदस्सिर साहब, यहाँ पे अगर आपकी इंग्लिश की कमांड आप इस बात से डिटरमिन होगी कि आप उन पेपर्स को देख के और आप अपनी चीज़ें चेक करवाएं किसी एग्जामिनर से, और वो एग्जामिनर सीएसएस का एक्सपीरियंस रखता हो और वो आपको ये रिकमेंड करता है कि ओके आपको फर्दर इसमें एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो यकीन करें फिर आपने आधा काम ऑलरेडी कर लिया है। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि फिर जनरल जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरह टाइम देना है, तो फिर आप सिलेबस के मुताबिक ही उन चीजों को तैयार करें जो, क्योंकि देखें उन चीजों में आपकी तैयारी का फर्क ये पड़ सकता है कि मार्क्स कम हो सकते हैं या मार्क्स ज्यादा हो सकते हैं। आप ऑप्शनल में उस तरह फेल नहीं हो सकते, क्योंकि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो आपको फेल करवाने का बाइस बन सकता है। इसलिए आपको यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपकी वाकई कमांड है। नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोगों का और अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर कोई बात हमारी आपको नागवार गुजरी हो उसके लिए माजरत।